हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की अर्थशास्त्र जो किताब है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत ही सरल। इसके अंदर आपको 5 चैप्टर है टोटल। ठीक है, जो कि हालांकि एक चैप्टर एक वीडियो में आराम से कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हम आराम से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को दो दो वीडियो में लेकर के चलेंगे, ताकि हम जो है आसानी से पढ़ सके और सरलता से हमें समझ में आ सके। उदाहरण के माध्यम से हर एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा, बने रहिए। और हाँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पढ़ेंगे आज पहला चैप्टर जिसका नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। क्या है? विकास। नहीं, विकास दुबे नहीं है, विकास है केवल। ठीक है, विकास दुबे मत समझ लीजिएगा। कोई 2 नंबरी कई होते हैं जो विकास दुबे समझ लेते हैं, नहीं, ये विकास है। हाँ, मोदी जी वाला विकास, जो मोदी जी बोलते हैं ना, होगा होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है, वही विकास है। ठीक है, मोदी जी जो बोलते हैं ना जिस विकास के बारे में, वही विकास की हम बात करेंगे। मैंने एरो बनाकर 2 चीजें लिखी है, एक व्यक्ति और एक राष्ट्र। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति का लेते हैं। एक व्यक्ति की विकास को लेकर क्या धारणाएं हो सकती है? ठीक है, तो आपकी किताब के अंदर एक लाइन दे रखी है डार्क कलर में, बहुत ही बढ़िया बात है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से विचार की धारणाएं अलग अलग हो सकती है। यानी कि मेरी अगर विचार की कुछ विकास की कुछ धारणाएं मेरी है, तो हो सकता है कि दूसरे की विकास की धारणाएं कुछ अलग हो। ठीक है, और हो सकता है मेरे लिए जो विकास है सामने वाले के लिए विनाशकारी हो, या सामने वाले का जो विकास है मेरे लिए विनाशकारी हो। जैसे मैंने कहा कि एक, जैसे कि आजकल क्या होता है, जो शादी और होती है तो सड़कों पर टेंट लगा देते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि जो नगर पालिका है उनसे परमिशन ले लेते हैं, और जो रोड है उसके बीच में जो है टेंट लगा लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, वो टेंट लगाना जिस घर में शादी है उनके लिए तो अच्छा ही है ना? ठीक है, या उनके लिए कोई विनाशकारी है? लेकिन जिस रोड से लोग आते जाते रहते हैं गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के, उनके लिए वो चीज विनाशकारी है कि उनको 2 दिन के लिए रूट चेंज करके जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे घर के आगे रोड बन रही है। ठीक है, मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कि अब मैं बाइक लेकर के जाऊंगा तो सीधी यहां से 100 की स्पीड, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, ज्यादा स्पीड नहीं चलानी चाहिए बाइक को। अब जो मेरे घर के आगे रोड बनी है तो वो हमारा तो विकास हुआ, लेकिन हमारे 4 गली आगे किसी का मकान है और उनके घर के आगे कच्ची रोड है, तो हमारे घर के आगे रोड बनने से उनका क्या विकास हुआ? नहीं हुआ ना। तो उसी तरीके से एक अलग अलग व्यक्तियों की विचार की धारणाएं जो है वो अलग अलग होती है, पहली बात। अब एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी कैसे हो सकता है? मान लो एक डैम बनाया जा रहा है, उस डैम से न जाने कितने लोगों के लिए जो है लाभ होगा, कितने जनों का, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। ठीक है, सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा कितने लोगों को। ठीक है, तो किसानों के लिए यह चीज अच्छी है। लेकिन जिस जमीन पर डैम बनाया जा रहा है, ठीक है, वहां पर कितनी जमीन जो है पानी से भर जाएगी, या कितनी जमीनों को खाली करना पड़ेगा, या हो सकता है जो गांव है उनको भी खाली करना पड़ जाए। ठीक है, तो वहां से जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनके लिए वो विनाशकारी है। उनके लिए उस डैम की वजह से उनकी जमीन चली गई। ठीक है, तो उनके लिए तो क्या होगा? विनाशकारी होगा। तो हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति की विकास की धारणाएं दूसरे व्यक्ति की विकास की धारणाएं से अलग हो सकती है, या हो सकता है किसी व्यक्ति की विकास की धारणाएं दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो। ठीक है, यह बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं राष्ट्र की। एक राष्ट्र का विकास कैसे होता है? चलिए सबसे पहले एक, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई देश है,
हाँ श्रीलंका है मान लो, श्रीलंका कहता है कि भाई देखो हम तो सुबह सुबह उठते हैं, अच्छा खाना मिल जाता है, अच्छी खेती कर लेते हैं और खा पी करके अच्छे मौज करते हैं और फिर सो जाते हैं, हमारे लिए तो ये विकास ही है। ठीक है, हम अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं और जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिल रही है, हम उस चीज से संतुष्ट है, तो वो हमारे लिए विकास है। यानी कि श्रीलंका जो है वो एक विकसित देश हो गया उस तरीके से। तब इंडिया वाले क्या बोलेंगे कि अच्छा आप लोग विकसित हो, अच्छा आप लोग अगर विकसित हो तो मंगल ग्रह पर तो नहीं गए, हम तो मंगल ग्रह पर जा चुके हैं, आप तो नहीं गए। ठीक है, अगर आप विकसित हो तो आपके यहां पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं नहीं है ना। ठीक है, और यहां तक कि हमारे पास तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो दुनिया के बड़े बड़े पदों पर हैं। ठीक है, तो आपके पास है नहीं है ना। हमारे पास अंतरिक्ष में जाने के, अंतरिक्ष के अंदर न जाने कितनी सैटेलाइट है, आपके पास है नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप विकसित है। श्रीलंका वाले बोल रहे हैं कि हम विकसित हैं, लेकिन इंडिया वाले बोल रहे हैं कि नहीं आप विकसित नहीं हो। फिर चाइना वाले बोलेंगे इंडिया वालों की कि आप कहां विकसित हो, हमारे पास इतनी कंपनियां आपके पास है। फिर अमेरिका वाले चाइना को बोलेंगे अच्छा आप विकसित हो, ठीक है, इतने ही दिनों में 11 लाख केस लेकर के आगे कोरोना के और आप विकसित हो। ठीक है, कोरोना की अभी हालत जो देखी जा रही है ना, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि इंडिया वालों से पहले कोरोना कर देगा काम उनका। ठीक है, तो कभी कभार सुनते हैं हम जो बॉर्डर पर जो भी हलचल होती है, ठीक है, कि भाई चाइना वालों ने और इंडिया वालों के बीच में मुठभेड़। ठीक है, चाइना वालों को क्या पता कि भाई जिनकी उनकी आंख की पुतलियों से दिखता है ना, उतने केवल हमारे हरियाणा के जाट रेजिमेंट के जो डोले होते हैं ना उतने ही होते हैं बस। ठीक है, ठीक है, केवल डोले डोले दिखेंगे उनकी आंखों से केवल। ठीक है, पूरा शरीर तो दिखेगा ही नहीं उनको। अब बात करते हैं कि इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग राष्ट्र के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग होती है। यानी कि अलग अलग व्यक्ति के लिए भी राष्ट्र का विकास की धारणाएं अलग अलग होती है। मेरे लिए राष्ट्र का विकास मैं कहूंगा कि ब्रिज बन जाए तो विकास हो जाएगा, और मतलब कि ये जो धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं ये खत्म हो जाए तो हमारा विकास हो जाएगा, कानून व्यवस्था अच्छी हो जाए तो विकास हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा बोलेगा नहीं 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 इकोनॉमी जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो हमारे देश का विकास हो जाएगा, दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे तो हमारे देश का विकास होगा, हम अगर मंगल की जगह बृहस्पति पर चले गए तो हमारे विकास ज्यादा होगा। तो विकास की जो धारणाएं हैं, राष्ट्र के विकास की जो धारणाएं हैं वो लोगों की अलग अलग हो सकती है। भूटान के लोगों की विकास की धारणाएं अलग होगी, नेपाल के लोगों की विकास की धारणाएं अलग होगी, हमारी विकास की धारणाएं अलग होगी, अमेरिका वालों की अलग होगी, जापान वालों की अलग होगी। ठीक है, तो सबकी जो धारणाएं हैं, आइडियोलॉजी जो है अलग अलग होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हम राज्यों की या राष्ट्रों की तुलना कैसे कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा विकसित है और कौन सा कम विकसित है, और कौन करता है ये तुलना। देखिए हम पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुल आय की। देखिए कुल आय क्या है, एक देश में सभी व्यक्तियों द्वारा जो भी आय होती है उनका योग। यानी कि आज मेरा जैसे परिवार है, ये एक पूरा देश मान लीजिए। ठीक है, उस परिवार में 5 लोग हैं, पांचों की जो आय है उनको ऐड करने पर जो आय आती है वो हमारे परिवार की कुल आय होगी। वैसे ही जो राष्ट्र की कुल आय होती है वो राष्ट्रीय आय या कुल आय कहलाती है। लेकिन क्या हम दो देशों की कुल आय से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा विकसित है? आप बोलोगे हां, नहीं। कैसे? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। मान लीजिए कोई ए फैमिली है और एक बी फैमिली है। ठीक है, ए फैमिली है और एक है बी फैमिली। इसके अंदर टोटल 5 मेंबर है और इसके अंदर टोटल 10 मेंबर है। ध्यान देना, ए फैमिली जो है उसके अंदर 5 लोग हैं, बी फैमिली जो है
यानी कि बी नामक जो परिवार है उसके अंदर 10 सदस्य, इसके अंदर 5, इसके अंदर 10 सदस्य। अब मान लो इस ए परिवार की जो कुल आय है, मैंने कहा ए परिवार की कुल आय जो है वो है 1000 रुपए जो है वो कुल आय है। और मैंने कहा जो बी परिवार है उसकी कुल आय मैंने बता दी, मान लो 1500 रुपए। अब देखा जाए तो इस बी परिवार की कुल आय ज्यादा है, लेकिन मैं कहूंगा विकसित जो है वो ए परिवार ज्यादा है। कैसे? आप पूछोगे सर कैसे भाई, ए परिवार कैसे ज्यादा विकसित, कुल आय तो इसकी ज्यादा है, 1500 है, इसकी 1000 ही है। तो देखो इसमें 10 लोगों का खर्चा भी तो बढ़ गया ना, और 10 लोग कमा रहे हैं, यानी कि रहने वाले 10 लोग हैं, तब जाकर 1500 आय है। और यहां पर 5 लोग हैं, फिर भी यहां पर कितनी है? 1000 है। ठीक है, तो हम कुल आय से हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा देश ज्यादा विकसित। तो हमें जरूरत पड़ती है प्रति व्यक्ति आय की। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? ठीक है, तो मैं बता दूं, उस जगह में जो कुल आय है उसके अंदर उस जनसंख्या का भाग दे दे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। और ये बहुत ही अच्छा माध्यम है किन्हीं दो राज्यों की या दो राष्ट्रों की तुलना करने के लिए, बहुत ही अच्छा मार्ग है, तरीका है। चलिए, जैसे कि ये ए है, कुल आय कितनी है? 1000, तो हम 1000 में कुल जनसंख्या यानी कि 5 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 200। प्रति व्यक्ति आय कितनी आ गई? 200 रुपए आ गई। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम 1500 के अंदर 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 150, यानी कि बी परिवार की जो प्रति व्यक्ति आय आ रही है वो 150 रुपए आ रही है, और ए परिवार की जो प्रति व्यक्ति आय आ रही है वो 200 रुपए आ रही है। मतलब समझ रहे हो ना कि ए परिवार ज्यादा विकसित है आय की तुलना में। ठीक है, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसका ये सूत्र। कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बताइए, तो सूत्र क्या होगा? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। या प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि किसी परिवार के अंदर या किसी परिवार के अंदर मान लो 20 सदस्य हैं और उनकी कुल आय जो है वो 60 लाख रुपए है। ठीक है, तो आप बताइए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? तो 60,000 के अंदर आप क्या कर दोगे? इसका भाग दे दोगे 20 का, तो आपके आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको करके बता देता हूं। जैसे कि मैंने प्रश्न बताया कि कुल आय कितनी है? 60,000 है। कितनी है? 60,000 है। 60,000 है, और मैंने कहा कि कितना है? 20 सदस्य है टोटल, तो 0 से 0 कट गए, और क्या रह गया? 6,000 में 2 का भाग दिया, 3,000 रुपए जो है वो प्रति व्यक्ति आय हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें जो अन्य मापदंड है। आय के अलावा भी तो कुछ, केवल पैसे से तो कुछ नहीं हो सकता ना। एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है इसके अंदर कि केवल जेब में रखे पैसे से हम हर सुख सुविधाएं नहीं खरीद सकते हैं। अगर हम बोले कि मेरे पास करोड़ों पैसे हैं, मेरे को शुद्ध वातावरण चाहिए, क्या हमें मिल जाएगा? नहीं। ठीक है, या मैं बोलूं कि भाई मेरे को मतलब कि हर लोग जो है वो अच्छी नजर से देखे, ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कोई भी कुछ गलत ना लिखे, ठीक है, मेरे पास करोड़ों पैसे हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। ठीक है, वो कमेंट बॉक्स बंद कर दूं वो अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहली आती है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, देखो जिस देश के अंदर ज्यादा लोग मर रहे हैं, जो बच्चे जो है मर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो कैसे विकसित होगा? ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है, आपको बता दूं कि प्रत्येक 1000 बच्चे जो हैं जन्म लेते हैं, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, प्रत्येक 1000 बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। 1 वर्ष की जो आयु है
उससे पहले, आयु से पहले मृत्यु। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, वापस बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उनमें से 200 बच्चे जो है मान लीजिए 1 साल की आयु से पहले ही मर गए, तो वहां पर शिशु मृत्यु दर कितनी होगी? 200 हो जाएगी। तो इस तरीके से शिशु मृत्यु दर जिसकी कम होगी वो ज्यादा विकसित होगा। ठीक है, आपके इसके अंदर एक उदाहरण दे रखा है। ठीक है, हरियाणा, केरला और एक और दे रखा है। ठीक है, आई थिंक वो राजस्थानी होगा। ठीक है, हाँ, तो उसके अंदर हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज्यादा है। ठीक है, और हम अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम, यानी कि 7 है। केवल 1000 शिशुओं में से केवल 7 की मृत्यु हो रही है। ठीक है, वो इतना कम शिशु मृत्यु दर किसका है? केरला का है। इस तरीके से केरला ज्यादा विकसित है। अगर हम बात करें साक्षरता दर, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है, तो वो हो गया हमारे प्रतिशत में जो आता है वो हो गया आपके साक्षरता दर जिसकी ज्यादा होगी, ठीक है, वो ज्यादा विकसित होगा। उसके अंदर भी केरला आगे है। ठीक है, निवल उपस्थिति अनुपात, ये समझने वाली बात है। कभी कभार 1 नंबर के अंदर पूछ लेते हैं प्रश्न कि निवल उपस्थिति अनुपात क्या है। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? कि भाई देखो, जो 14 से 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, देखो असल में जो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके आएगा 6 से 10 वर्ष। ठीक है, लेकिन आपके बुक के अंदर 14 से 15 वर्ष लिखा हुआ है, तो आप 14 से 15 वर्ष ही पढ़ोगे। ठीक है, तो 14 से 15 वर्ष के जो कुल बच्चे हैं उनमें उन बच्चों की संख्या, ठीक है, उन बच्चों की संख्या का प्रतिशत जो स्कूल जाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 14 से 15 साल के मान लो 100 बच्चे हैं एक देश के अंदर। ठीक है, और उसमें से केवल 20 लोग ही क्या जाते हैं? स्कूल जाते हैं, तो 20% क्या हो जाएगी? निवल उपस्थिति अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निवल उपस्थिति अनुपात निकाला जाता है। इस निवल उपस्थिति अनुपात का मान जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा विकसित होगा, और उसमें भी केरला आगे है। यानी कि अगर हम कुल आय और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तब तो कौन आगे है? हरियाणा आगे है। लेकिन हम बात करें निवल उपस्थिति अनुपात, साक्षरता और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो कौन आगे है? हाँ, केरला आगे है। तो ये जो विकास है कि भाई कौन सा ज्यादा विकसित है, ये बताता कौन है? तो एक संस्था है, ठीक है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करती है। क्या करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI बोलते हैं। कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं HDI की, तो आप याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। क्या है? मानव विकास सूचकांक। और ये कौन जारी करता है? UNDP। UNDP, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आप इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो ये जारी HDI जो है, ये जो पूरी सूचकांक होती है, ये जारी कौन करता है? UNDP करता है। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया है। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है वो अब ज्यादा कुछ रहा नहीं है, एक आधा टॉपिक हो रहा है, मतलब कि लगभग 5-10 मिनट का टॉपिक हो रहा है। तो वो आपको अगले वीडियो के अंदर, अगले पार्ट के अंदर समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे। हाँ, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बस, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।